अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे रीडर्स। होर सुनाओ की हाल चाल आ? भले चंगे ठीक ठाक सारे, होपफुली सारे ठीक ठाक और मस्त मज़े में होंगे। और जी जनाब ये बताइए कि कैसी लग रही है आपको सख़र की 2 एपिसोड्स तो आ चुकी हैं, बड़े मज़ेदार धमाकेदार थी और शानदार और जानदार भी थी। तो आज है सख़र की 3rd एपिसोड। तो अब तक की एपिसोड्स आप लोगों को कैसी लगी हैं यार? आप लोगों का ना जो रिव्यूज़ होता है वो बहुत 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 मैटर करता है राइटर्स के लिए। तो आप लोग अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें और लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। और सबको जनाब वेलकम टू मिरहा खान्स यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह मैं कहूँगी लाइक एंड सब्सक्रिप्शन तो बनती है और रिव्यूज़ भी बनते होते हैं। ठीक है जी, चलें वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। और आज की एपिसोड भी बहुत धुआंधार है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारी रिवलेशंस होती हैं। तो देखते हैं आज की एपिसोड में क्या हो रहा है। आयनूर दुर्दाना आई है। वो जो बेड पर ऊंधी लेटी मोबाइल पर तेज़ी से टाइपिंग कर रही थी, फ़रहीन की आवाज़ पर सीधी हुई। भूरे रंग के रेशमी खुले बाल उसके कंधों से फिसलकर बेड पर फैल गए। टाइपिंग करती उंगलियों में तेज़ी आई थी। भाड़ में झोंकिए हसीन चेहरों को, ए दिल किसी सांवली पर मरते हैं। हसीनाओं की दास्तें तो आपने बहुत पढ़ी होंगी। आइए आपको लेकर चलती हूँ एक सांवली हसीना के नगर में जिसके संग हवाएं झूमती हैं। कहानी है एक मगरूर शहज़ादे की। क्या होगा जब एक मगरूर शहज़ादा टकराएगा एक सांवली हसीना से। नूर जाने आलम ला रही है अपने फैंस के लिए एक धमाकेदार मोहब्बत की नई दास्तान। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे पेज से जुड़े रहें। आपकी अपनी राइटर नूर जाने आलम। जल्दी जल्दी टाइपिंग करके पोस्ट करती वो मोबाइल बेड पर फेंकती नीचे उतरी। पैर ज़मीन पर रखते ही उसके लबों से सिसकी निकली। ओ फाइनूर, नॉवेल्स लिख लिख कर तुम्हारा दिमाग आधा रह गया है। पट्टी में जकड़े अपने पैर को रूहान सी होकर देखते उसने खुद को डिपटते पेशानी पर हाथ मारा। आउच! ज़ोर से लग गई। आ रही हूँ अम्मी। फ़रहीन के गुस्से से पुकारने पर वो पेशानी मसलती आहिस्ता आहिस्ता चलती दरवाजे की जानिब बढ़ी। वाह आयनूर, सोशल मीडिया पर लोग तुमसे बात करने के लिए मरते हैं और एक मेरी अम्मा है जिनको अपनी ज़हीनो फ़तीन बेटी की कदर नहीं। वो बुड़बुड़ाती कमरे से बाहर आई तो फ़रहीन सीढ़ियों के पास पीछे तख्त पोश पर बैठी चावल साफ़ कर रही थी। उसे देखकर उन्होंने नज़रों से सहन की जानिब इशारा किया तो वो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करती सहन में आई। सहन क्या था, यूँ लगता था छोटा सा बागीचा था। इस दरमियाने से घर का खूबसूरत तरीन हिस्सा। एक जानिब पीपल का बड़ा सा दरख्त था जिसके साथ लकड़ी का झूला लटक रहा था, जबकि दूसरी तरफ गहरे रंग के पत्थरों का छोटा सा मुस्ततील फ़र्श बिछाया गया था जिस पर एक चौकोर मेज़ के इर्द गिर्द 2 बेंच रखे थे। मेज़ के वसत में चंबेली के ताज़ा फूलों की टोकरी पड़ी थी जिनकी भीनी खुशबू फ़ज़ा में रची हुई थी। जो ही वो बाहर आई दुर्दाना उसे देखकर उठी। खिले से बेबी पिंक ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस, दोनों बालों में गॉगल्स अटकाए वो मॉडर्न सी लड़की आयनूर को देखकर मुस्कुराई। आयनूर गर्मजोशी से उससे बगलगीर हुई। बैठो, पाँव कैसा है अब? दुर्दाना उसे साथ लिए लकड़ी के बेंच पर बैठ गई। साथ ही उसने फूलों से भरी बास्केट उसकी जानिब बढ़ाई। कुछ बेहतर है, ज़ख्म भरने में वक्त तो लगेगा। इसकी क्या ज़रूरत थी यार? वो जैस्मीन को हाथ में लेती उनकी महक महसूस करने लगी।
वो हमेशा उनकी दिलफरेब महक से मशहूर हो जाती थी। तुम्हें पसंद है ना, इसलिए। दुर्दाना मुस्कुराकर उसे देख रही थी। वो आयनूर की बचपन की दोस्त थी, बेहद अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाली। गो के आयनूर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थी, मगर ज़ात पात के इस फ़र्क ने इनकी दोस्ती को कभी मुतासिर नहीं किया। तुम न्यू नॉवेल कब स्टार्ट कर रही हो? मेरा तो दिल उकता गया है यार, दिल चाह रहा है थोड़े गैप पर चली जाऊँ। दुर्दाना मुंह बनाकर बोली तो आयनूर ने कंधे उचकाए। बस 1-2 दिन तक। माशाल्लाह मेरे रीडर्स बहुत एक्साइटेड हैं न्यू स्टोरी को लेकर। अभी एक पोस्ट लगाकर आई हूँ पेज पर। आयनूर की बालों की हमरंग भूरी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, बहुत अच्छी बात है यार। माशाल्लाह तुम्हारे पेज पर फॉलोअर्स भी तो बहुत हैं। 1 लाख कुछ थे। मेरा तो तुम्हें पता है, जब दिल करेगा एपिसोड दे दूँगी। दुर्दाना की लापरवाह अंदाज पर आयनूर ने उसके बाजू पर चिपत लगाई। पागल लड़की, आगे जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जानती हो ना राइटर्स के कैसे मुकाबले चल रहे हैं आजकल। कहानी पर कम और दूसरों को पीछे छोड़ने पर ज़्यादा फोकस है। आयनूर झुरझुरी लेकर रह गई। दफ़ा दूर, इनको मैं मुंह ना लगाऊं। लिखना आता है? नहीं इनको। हर कोई मुंह उठाकर खुद को राइटर कह देता है। यकीन करो आयनूर, किसी दिन कोई मेरे मुंह लगी ना तो ऐसा जलील करूंगी इन चमचियों को कि याद रखेंगी। दुर्दाना कौन सी बला है? ड्रामेबाज नीसनी चमचियाँ। मुंह फट दुर्दाना एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। आयनूर उसे देखकर हंसती जा रही थी। दुर्दाना की तेज़ ज़बान अच्छों के हाथ कानों तक पहुंचा देती थी। अच्छा बस, चलो अंदर। आज अम्मी के हाथ की चाय नहीं पियोगी? चाय के नाम पर दुर्दाना की आंखें चमकी। वो सब कुछ भाड़ में झोंक कर उठी और आयनूर से पहले ही अंदर भाग गई। नोटिफिकेशन की मखसूस टोन बजने पर उसने साइड टेबल पर हाथ मारकर अंदाजे से मोबाइल पकड़ा। वो शॉवर लेकर बेड पर नींद दराज होता सोने की तैयारी पकड़ रहा था। बस जब मखसूस रिंगटोन की आवाज़ पर वो आंखें मसलता मोबाइल थाम गया। नोटिफिकेशंस पर टच करते ही एक पेज खुल गया। नूर जाने आलम नॉवेल्स। नमट दाएं करवट लेटता, एक हाथ सर के नीचे रखता पेज पर स्क्रॉलिंग करने लगा। पिछले साल यूं ही स्क्रॉलिंग करते एक नॉवेल की झलक उसके सामने आई। उसने यूं ही पढ़ना शुरू कर दिया। वो झलक उसे इतनी पसंद आई कि वो इस राइटर का पेज सर्च करके पूरा नॉवेल पढ़ बैठा। तब से वो नूर जाने आलम के सब नॉवेल्स पढ़ता था। दिल ही दिल में वो अपने आप को उसका फ़ैन मानता था, मगर कभी कमेंट करके उसका इजहार नहीं किया। स्क्रॉलिंग करते हुए आज की पोस्ट उसके सामने आई। भाड़ में झोंकिए। वो पढ़ता ज़ेरे लब मुस्कुराया। नाइस, सांवली लड़की और मगरूर शहज़ादा। खुद कलामी करते उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। कमरे में रोशनी के 2 ज़रिए थे। हवा से फड़फड़ाते पर्दों की ओट से आती धीमी रोशनी थी या मोबाइल स्क्रीन की। उसने मोबाइल चेहरे के करीब किया तो स्याह आंखें रोशनी पड़ने से चमक उठी। जाने उसे क्या सूझी कि उसने कमेंट सेक्शन खोलकर लिखना शुरू किया। शिद्दत से इंतज़ार है इस शाहकार का। कहानी कोई भी हो, आप गज़ब लिखती हैं। डन करके वो पेज से बैक करता यूं ही स्क्रॉलिंग करने लगा। चंद सेकंड गुजरे थे जब एक नोटिफिकेशन उभरा। नूर जाने आलम लाइक्ड योर कमेंट। ये पढ़ते ही नमर का दिल ज़ोर से धड़का। उसने तेज़ी से अपना कमेंट खोला तो इस पर दिल का रिएक्ट नज़र आ रहा था। वो निचला लब दांत तले दबाता कई पल उसे देखता रहा।
उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी सी बात पर बच्चों की तरह खुश हो रहा था। दिल की धड़कनें भी मुंतशिर थी और ऐसा दूसरी बार हुआ था। उसके ख़यालात का रुख इस लड़की की जानिब हुआ जो मैरिज हॉल में नज़र आई थी। जहन से तमाम सोचों को झटकते उसने मोबाइल बंद करके तकिए के साथ रख दिया। दूसरा तकिया उठाकर मजबूत कसरती बाजुओं में भींचते उसने आंखें मूंदी थी। यकायक दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट उसके लबों पर मचली। वो तकिए में मुंह छुपाता जहन को हर सोच से आज़ाद करता रफ्ता रफ्ता नींद की वादियों में उतरता चला गया। अक्कू, कहाँ गायब रहते हो सारा दिन? मैं घर में अकेली होती हूँ। 15 साला खौला ने उसके सामने खाना रखते मासूमियत से पूछा तो अक्कू एक पल को घबराया, फिर बेहद मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमता उसे अपने साथ बिठा गया। कल से जल्दी घर आ जाया करूँगा, ठीक है? और बताओ, मेरी गुड़िया ने आज क्या क्या किया सारा दिन? वो रोटी का लुकमा उसकी जानिब बढ़ाता उसे खिलाने लगा, साथ साथ वो खुद भी खाता जा रहा था। मैं सुबह बहुत उदास थी, अम्मी अब्बू याद आ रहे थे, फिर मैंने खाना बनाया, आज पेंटिंग भी की। हाँ, फुरकान ताया भी आए थे तुमसे मिलने। मैंने बता दिया तुम रात को काम से आओगे तो वो चले गए। फुरकान ताया की आमद का सुनकर अक्कू का दिल बुरा हुआ। उसे वो एक आंख ना भाते थे। वो चाहते थे अक्कू और खौला उनके साथ आकर रहें। उन्हें उसकी कुछ सरगर्मियों की खबर भी मिली थी। वो अपने भाई की औलाद को लावारिस नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए चाहते थे वो उनके साथ रहें, मगर इस सूरत में अक्कू को अपनी अयाशियों से हाथ धोना पड़ता। खौला इसकी नशे की लत से लाइल्म थी। यूं भी अक्कू उसे इतनी मोहब्बत देता था, उसका माँ जाया एक वो ही तो अपना था उसका। कोई 1000 बार भी उसे बताता तो वो यकीन ना करती। अक्कू भी जानता था वो गलत कर रहा था। अगर खौला को पता चला तो उसे बहुत दुख पहुंचेगा, मगर उसकी सोहबत ऐसी थी कि वो बुरे कामों में धंसता जा रहा था। दिन भर की रोदात सुनाने के बाद खौला बर्तन उठाकर चली गई तो उसने मोबाइल निकालकर अपनी आईडी खोली, जिस पर उसने हाल ही में हुए रोड एक्सीडेंट की वीडियो अपलोड की थी। छह मिलियन व्यूज़ देखकर उसकी आंखें चमकी। ये अब तक के सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे। वो अपने इसी आवारा दोस्त को दिखाने की गर्ज से उठा, गुड़िया, मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जब तक वापस ना आऊँ किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। उसे आगाह करता वो घर की दहलीज अबूर कर गया। कमरा अदालत में गहरी खामोशी थी। वो चादर का कोना मुंह पर रखे किसी बुत की मानिंद कटहरे में खड़ी थी। उसकी निगाह पहली कतार में बैठे अपने भाई भाभी पर थी। जहन चंद दिन पीछे चला गया। निगाहों के सामने कोई और मंजर चलने लगा। अम्माद, आपकी अम्मी झूठ बोल रही हैं। खुदा की कसम ले ले, मैंने किसी को घर में दाखिल नहीं किया। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी। वो चीख चीख कर अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी, मगर वो सब सखर की मानद थे, पत्थर के बने। बकवास बंद कर घटिया औरत, मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाती है बेगैरत। उसके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा पड़ा था। मंजर बदला। वो शौहर से मार खाकर अपने मैके आई थी। अम्मी उसकी हालत पर रो रही थी तो भाभियाँ उसे सख्त नज़रों से देख रही थी। हाला, बस कर दो, तुम्हारी भी तो कोई गलती होगी ना। अम्माद, ऐसा भी बुरा नहीं है, और शौहर बीवी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर दूसरे दिन तुम मुंह उठाकर शौहर की शिकायतें लगाने आ जाओ। हाला ने शिकायती नज़रों से अपनी माँ को देखा था, मगर जानती थी वो बेचारी क्या कर सकती थी।
जिनके बेटे बीवियों के ग़ुलाम थे। मंज़र फिर बदला। हाला, तुम मुझे बता दो क्या चाहती हो। सवाल करने वाला उसका बड़ा भाई था। मुझे तलाक चाहिए इससे, जानवर है वो। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। ये मुझे रोज़ मारते हैं। इनकी माँ और बहन मुझे मार खाता देखकर हंसती हैं। मैं बर्दाश्त कर रही थी ना 1 साल से, मगर अब अम्माद ने मेरे किरदार को गंदा करने की कोशिश की है। मुझे सहन में लाकर पीटा। मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी भाई। अब्बू होते तो वो मुझे कभी ना वहाँ रहने देते। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। यासिर लब भींच गया। उसकी बीवी उसे नज़रों से इशारे कर रही थी। वो नज़रअंदाज करता हुआ बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। वो इन अज़ियतनाक लम्हात में खोई हुई थी जब वकील की आवाज़ उसे हाल में वापस लाई। मिस हाला, आप क्यों अपने शौहर से तलाक चाहती हैं, जबकि वो कह चुके हैं वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। हाला ने बेतासुर नज़रों से सामने देखा, जहां उसका नाम नेहाद शौहर शराफत का चोला पहने खड़ा था। ये मुझे मारते हैं बहुत, वो हर एहसास से आरी लहजे में बोली। चादर से ढके चेहरे पर बस उसकी वीरान भूरी आंखें नुमायां थीं। जज साहब, ये गलत बात कर रही है। मैंने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया। ये कब से मुझसे रूठी हुई है क्योंकि मसरूफ़ियत की वजह से इसे वक्त नहीं दे पा रहा था। आप प्लीज़ हमारी तलाक होने से रोक दें। वो रवानी से झूठ बोलता जा रहा था क्योंकि तलाक की सूरत में उसे सारा हक महर अदा करना पड़ता। हाला पथराई नज़रों से उसे देख रही थी। उसके लबों को चुप लग गई। कुछ देर बाद उसकी भाभी को बुलाया गया। उनसे अम्माद और हाला के ताल्लुकात के बारे में पूछा गया तो वो बड़ी मासूमियत से कहने लगी, जज साहब, हाला मेरी बहन की तरह है। मैं इसका बुरा नहीं चाह सकती। छोटी मोटी लड़ाई तो हर मियाँ बीवी में हो जाती है। ये बहुत बेवकूफ़ है। अपनी बेवकूफ़ी में गलत रास्ते पर निकल गई थी। अब कोई भी गैरतमंद ये बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर भी अम्माद ने अपनी बीवी का पर्दा रखा। वो जाने क्या कुछ कहती जा रही थी। यासिर ने अपनी बीवी की गुफ्तगू पर बेचैनी से पहलू बदला था, मगर जाने क्यों खामोश रहा। हाला को अपना दम घुटता महसूस होने लगा। यूं लग रहा था जैसे हर कोई इस पर हंस रहा है। वो कानों पर हाथ रखती कटहरे से निकलकर अदालत के बीचों बीच खड़ी होती ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। हाँ, मैं बदकिरदार हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं ही गलत हूँ। चीखते उसने अपनी चादर उतारकर ज़मीन पर फेंक दी। मैं घटिया औरत हूँ, इसलिए उसकी मारे सहती रही। ये देखो मेरा चेहरा, सब देखो, मेरे बाजू देखो, किस तरह इसने मुझे मारा है। हाँ, जुल्म सहने वाली लड़की बदकिरदार बन जाती है जब वो अपने हक़ के लिए बोले। हाँ, मैं गंदी औरत हूँ, क्या कर लोगे तुम सब। वह हज़यानी होती टेबल पर पड़ी तमाम चीज़ें उठाकर ज़मीन पर फेंकती चीखने लगी। उसके बाल बिखर चुके थे। उसकी अबतर हालत चीख चीख कर उसके साथ हुई ज़्यादती का ऐलान कर रही थी। हर कोई अपनी जगह बुत बन गया।
किसी ने उससे ऐसी जुर्रत की तवक्को नहीं की थी। बीच अदालत में वो चीख चीख कर अपनी मरी हुई खुशियों का मातम करती, बाल नोचती, ज़मीन पर बैठती, तड़प तड़प कर रोने लगी। ऐसी आहू बकार कि हर कोई उसकी तकलीफ़ पर शशदर था। वो बग़ैर चादर के ज़मीन पर बैठी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। जिस्म पर लगे ज़ख्मों के साथ उसकी रूह पर भी लफ्ज़ों के निश्तर ने गहरे शगाफ छोड़े थे। अचानक एक शख्स दूसरी कतार से निकला। उसके चेहरे पर बरहमी साफ वाज़े थी। हाला के करीब आकर उसके कदम रुके। उसने झुककर ज़मीन पर गिरी उसकी चादर उठाकर उसके सर पर फैलाई और बग़ैर एक लफ्ज़ कहे लंबे डग भरता कमरा अदालत से बाहर निकल गया। उसकी ये हरकत यासिर के मुंह पर तमाचे की मानद पड़ी थी। वो फ़ौरन हाला की जानिब बढ़ा। उसके हाथ हाला के बाजू को छुए ही थे जो वो उसके हाथ झटकती बदतमीज़ी से चिल्लाई, हाथ मत लगाएं मुझे। जब आपकी बहन को बीच अदालत में बदनाम किया जा रहा था तब आप कुछ नहीं बोले ना, तो अब ये हमदर्दी का ड्रामा ना करें। अपनों ने चादर नोच डाली और गैर सर पर चादर डाल गया। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। हाला जाने आलम किसी को माफ़ नहीं करेगी। इस ज़िल्लत के लिए सारी कार्रवाई देखते जज बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। हर चीज़ खुलकर सामने आ चुकी थी। कुछ वक्त बचा था फ़ैसला होने में। हाला ने शिद्दत से अपने रब को पुकारा था। पुकार सुन ली गई थी। फ़ैसला हाला जाने आलम के हक़ में हुआ था। बस अंकल यहाँ रोक दें, अब आप जाएं। मैं शॉपिंग से फ्री होकर नमर भाई को बुला लूँगी। आप घर चले जाएं और ये लें कुछ पैसे। अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ ले लीजिएगा। इधर शॉपिंग मॉल के सामने कार रुकवाती बाहर निकली। कुछ सोचकर उसने पर्स से चंद नोट निकालकर उन्हें थमा दिए, जिस पर ड्राइवर उसका शुक्रिया अदा करता चला गया। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। कल उसने ड्राइवर को फ़ोन पर बात करते सुना था। उनके पास बेटी के स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे और तनख्वाह अगले महीने मिलनी थी, जिस वजह से वो परेशान थे। इससे रहा ना गया और मौका मिलते ही उसने उनकी मदद कर दी। ऐसी ही नर्म दिल की मालिक थी वो, दूसरों पर मोहब्बतें लुटाने वाली, मासूम, किसी हद तक शर्मीली भी। उसने सब आंखों को इर्द गिर्द दौड़ाते अपनी सहेलियों को ढूंढना शुरू किया जो उसे यहीं मिलने वाली थी। माशाल्लाह क्या खूबसूरत आंखें हैं। उसकी सब आंखें उसकी शख्सियत में सबसे नुमायाँ थी। वो जहाँ भी जाती लोग उसकी जानिब मुतवज्जा ज़रूर होते। अब भी कोई लड़का अकब से बोला तो वो घबराई एक तरफ खड़ी हो गई। उसने मोबाइल का लॉक खोलते फ़ाइका का नंबर डायल किया। उसके कॉल उठाते ही वो गुस्से से बोलने लगी। फ़ाइका, कहाँ रह गई हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। व्हाट, तुम नहीं आ रही? एटलीस्ट मुझे पहले बता देती तो मैं यहाँ ना आती। अकेली क्या खाक शॉपिंग करूँगी मैंने अंकल को भी वापस भेज दिया। उफ़ अल्लाह, दोबारा मुझसे बात मत करना। गुस्से से कहते उसने खटाक से कॉल काट दी। उसकी घबराहट में इजाफा होने लगा क्योंकि वो लड़का तवातर उसे तक रहा था। उसने सोचा वो मॉल में चली जाए, मगर अकेली वो कभी किसी जगह अकेली नहीं गई थी। वो लड़का आंख दबाता उसकी जानिब बढ़ने लगा तो वो जल्दी से सड़क पर चलने लगी। फुटपाथ पर आते उसकी स्पीड तेज़ हो गई थी। रात का वक्त था। उसे अकेले यूं सड़क पर चलते खौफ महसूस होने लगा। खौफ में इजाफा पीछे उभरती कदमों की चाप ने किया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का उसके पीछे आ रहा था। इज़ा का चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ गया।
वो तेज़ तेज़ चलती पर्स की जिप खोलकर मोबाइल टटोलने लगी। कांपते हाथों से मोबाइल निकालते उसने नंबर को कॉल की। कई बार कोशिश करने पर भी उसने कॉल रिसीव नहीं की। वो खौफ से रोने लगी। उसने जल्दी से असीद का नंबर डायल किया जो पहली कॉल पर मिल गया। चाचू जल्दी आ जाएं यहाँ, एक लड़का मेरे पीछे आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो सरगोशी में बोली। दूसरी जानिब असीद उसकी बात सुनकर शदीद परेशान हुआ। गुड़िया डरो मत, रश वाली जगह पर जाओ, जल्दी देखो इर्द गिर्द जहाँ ज़्यादा लोग हों, मैं बस आ रहा हूँ। तुम बताओ मॉल में हो? ड्राइवर कहाँ है? वो गाड़ी तक पहुँचता जल्दी जल्दी पूछ रहा था। मॉल के पास रोड पर हूँ, अंकल को भेज दिया, आप जल्दी आ जाएं। वो मज़ीद कुछ कहती जब ज़मीन पर बने गड्ढे से इस ज़बरदस्त ठोकर लगी और फ़ोन नीचे गिरकर टूट गया। हसीना बड़ी परेशान लग रही हो, कहती हो तो कुछ मदद करूं? वो कमीनगी से कहता सुनसान गली नज़र आते ही उसकी कलाई दबोच गया। गली के दहाने पर आते ही वो एकदम रुका। उसकी और इज़ा की निगाह बैक वक्त सामने उठी। वो कोई अच्छे डील डोल का मर्द था, आर्मी के यूनिफॉर्म में झुककर शू लेसेस बंद करता। सर पर रखी स्याह पी कैप के बाइस उसका चेहरा छुपा हुआ था। आहट के साथ निस्वानी आवाज़ सुनकर वो अगले ही लम्हे सीधा हुआ। उसका कद 6 फीट से भी बड़ा था, कसरती जिस्म, गहरी सर्द आंखें। उसने बेतासुर निगाह उस लड़के के हाथ पर डाली जिसने इस लड़की की कलाई दबोच रखी थी। उसकी पेशानी पर बल पड़े। वो चंद कदम उठाता उनके सामने आया तो उस लड़के ने घबराकर हाथ छोड़ दिया। मेरी हेल्प करें प्लीज़, ये मुझे ज़बरदस्ती कहीं लेकर जा रहा है। मेरे चाचू आ रहे हैं मुझे लेने, ये बहुत गंदा है। वो मुंह पर हाथ रख के फूट फूट कर रोने लगी। इस दराज कद शख्स की पेशानी के बलों में इजाफा हुआ। वो आगे बढ़ा और उस सूखे सड़े लड़के को गुद्दी से पकड़कर ऊपर उठा लिया। लड़का बेहद घबरा गया। वो कुछ कह पाता जब उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। एक पर बस नहीं हुई, लगातार 3 थप्पड़ों ने उसका चेहरा सुर्ख कर दिया। इज़्ज़त ने उस अनजान शख्स को देखा जो झटके से इस लड़के को छोड़ता सर्द लहजे में बोला, तुम्हारा सारा बायोडेटा निकलवा लूँगा। दोबारा पता चला तुमने किसी लड़की को तंग किया तो तुम्हें वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। वो लड़का अगले ही लम्हे वहाँ से गायब हो गया। चाचू, असीद को देखते ही इज़ा उसकी जानिब लपकी जो गाड़ी से निकलता सरत से उसकी जानिब बढ़ा। वो उसके बाजू से लगती फूट फूट कर रोने लगी। इन्होंने मेरी मदद की है। वो बहुत बदतमीज़ लड़का था। उन अंकल ने उसे बहुत मारा। वो सूसू करती उसका बाजू मजबूती से थामती इस शख्स की जानिब इशारा करने लगी। असीद आगे बढ़ता मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा गया। तुम? उसकी सवालिया नज़रों पर वो अजनबी उसका हाथ थामता धीमा सा मुस्कुराया। बंदे को साले यूसुफ कहते हैं। असीद जिब्रान भी जवाबन मुस्कुराया। क्या तुम्हें बताने की ज़रूरत है? चमकती नज़रों से उसे देखता वो गर्म जोशी से उसके गले लगा। साले ने भी उसके गिर्द हाथ फैलाते उसकी पीठ को थपका। चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। वो अलग होता कलाई में बंधी घड़ी पर वक्त देखता बोला तो असीद ने सर हिलाया। वो इज़ा का हाथ थामता गाड़ी की जानिब बढ़ा। साले ने ज़मीन पर रखा दस्ती बैग उठाया। पी कैप दुरुस्त करते उसने बैग कंधे पर डाला और मुखालिफ सिमत मुड़ गया। कैसा लगा सरप्राइज़? ही इज़ बैक। ओह माय गॉड, आई एम लिटरली इन सरप्राइज्ड। और साले यूसुफ, ओह मेरी तो वही हार्ट बीट धक 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 कर रही है। लिटरली आप लोगों का क्या रिएक्शन है? वही साले यूसुफ की एंट्री मारी है बड़ी जानदार सी मिरहा ने। अब आपको मेरी हंसी से ही पता चल रहा होगा कि आई एम सो सरप्राइज्ड कि जी साले यूसुफ साहब वापस आए हैं इस स्टोरी में। वाह मेरा वाह जानू,
दिल खुश कर दिया। चलें जी, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी सबको हमें ज़रूर बताना है रिव्यू करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस नावल की रेटिंग बहुत अच्छी कीजिएगा कि नो डाउट मेरा का ये प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है और बहुत बेहतरीन आगे होने वाला है। सही है, चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए। अपना सब लोग बहुत ख्याल रखिएगा और अबव ऑल हमारे सारे फ़लस्तीनी मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।